हेलो। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों को, सारे स्टूडेंट्स को नमस्कार। आइए अपने सीखने की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वकैब सेशन नंबर 119 और वकैब जो मंत्रा हमारी बुक है उसमें से डे 17 हम कर रहे हैं। राइट। उसमें जो अब हम वर्ड करने जा रहे हैं वो है आर्बिट्रेट। शाबाश। अगर साथ साथ बोलते रहेंगे तो उसमें आपका फ़ायदा है। उससे क्या होगा, कनेक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, और जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो सीखने को ज़्यादा मिलेगा। आप मेरे साथ रेजोनेट कर पाएंगे और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है साथ में रेजोनेट करना। आर्बिट्रेट का मतलब होता है मध्यस्थता करना। आप इसे हिंदी में लिख सकते हो बीच बचाव करना। अपने अपने शब्दों में ज़रूर लिखा करो, बीच बचाव करना। जब झगड़ा होता है, मान लीजिए दो व्यक्ति फाइट कर रहे हैं, ये भी फाइट कर रहा है और ये भी फाइट कर रहा है, इन दोनों के आपस में घुसे बज रहे हैं। अब ये घुसा है, इसका घुसा इसके मुंह पे, इसका घुसा इसके मुंह पे, ये घुसे बज रहे हैं। अब बीच में क्या होता है कि एक व्यक्ति भागा हुआ आता है, कहते रुक जाओ यार, मैं चुप कराऊंगा तुम्हें, मतलब मैं तुम्हारा झगड़ा शांत कराऊंगा। अब ये कहता है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा इनके झगड़े में? आर्बिट्रेट करेगा। राइट। ये झगड़े में क्या करेगा बेटा? ये आर्बिट्रेट करेगा, यानी कि ये रेफरी रेफरी कहना एक अलग बात है, और मीडिएट करना, आर्बिट्रेट करना एक अलग बात है। आर्बिट्रेट का मतलब बिचौलिया भी होता है। राइट। तो ये आर्बिट्रेट कर रहा है, तो वी नीड समबडी टू आर्बिट्रेट टू क्वेंच द क्वेरल। क्वेरल को शांत करने के लिए कई बार क्या होता है, हमें किसी मध्यस्थता करने वाले की, आर्बिट्रेटर की जरूरत पड़ती है। रेफरी आप जानते हो, तो बीच में भाई किसने मुक्के मारे, तो बीच में एक व्यक्ति होता है जो डिसाइड करेगा, तो उसको रेफरी भी कहा जाता है, यानी कि रेफरी, जज, ये एज ए नाउन है, जबकि आर्बिट्रेट जो है वो एक वर्ब है। रेफरी एक नाउन होता है, एज ए वर्ब भी कई बार इसको यूज कर लिया जाता है कि ही रेफरीड। राइट। मोहन रेफरीड द मैच, इसका मतलब मोहन ने रेफरी की भूमिका वहां पर निभाई। जज करना, मीडिएट, वही वर्ड आ गया दोबारा से। राइट। और डिसाइड करना कि कौन जीता है। और आर्बिट्रेट का मतलब मैंने कहा मामले को सुलझाने के लिए भी हम आर्बिट्रेट कर सकते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। मतलब मध्यस्थता, बीच बचाव करने वाले होते हैं कहीं पे। तुम स्टेटमेंट लेते हैं। लेट्स टेक स्टेटमेंट नंबर 1। वी नीड समबडी, हमें कोई ना कोई चाहिए। वी नीड टू, वी नीड समबडी टू आर्बिट्रेट, टू आर्बिट्रेट फॉर सॉल्विंग द क्वेरल। भाई जो झगड़ा है, हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आर्बिट्रेट करे, जो मध्यस्थता करे। इस वाक्य की सेंस को, इस प्रिटेक्स्ट को समझो। मैंने कहा दो व्यक्तियों का झगड़ा है, एक तीसरा व्यक्ति चाहिएगा जो बीच में आके आर्बिट्रेट करेगा। उसकी सिचुएशन को आंखों के आगे लेके आओ तो आर्बिट्रेट याद हो जाएगा। राइट। सो दिस कॉल्ड आर्बिट्रेट। शाबाश, बहुत अच्छे। बार बार बोलेंगे तो उसमें फायदा आपका है। आर्बिट्रेट, तो ये वर्ब की तरह काम करता है, ये मैंने बता दिया आपको। इट फंक्शंस लाइक अ वर्ब। राइट। अब ये देखो, कोर्जन बोलो। उच्चारण है कोर्जन का, मतलब मजबूरी होती है, और ये नाउन की तरह फंक्शन करता है। समझते हो ना नाउन? राइट। कोर्जन, सो कोर्जन का मतलब मजबूरी, ज़बरदस्ती। राइट। नाउन की तरह फंक्शन करता है। फोर्स है, कंपल्शन है, पावर है, स्ट्रेंथ है। राइट। इन्होंने फोर्स कहा उसको, ताकत तो है ही, ज़बरदस्ती होगी तो कोई आउटर फोर्स आपको पुल कर रहा है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं पुशिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? ऐसी फोर्स जो आपको पुश कर रही है, दबा रही है, और उसमें कोई काम आप कर रहे हो। पुशिंग फोर्स। पावर, अच्छा। स्ट्रेंथ भी होती है, मजबूरी। भाई जबरदस्ती एक तरीके से स्ट्रेंथ, कोई मजबूरी है। अब इन्होंने कहा स्ट्रेंथ कैसे सर, मजबूरी स्ट्रेंथ कैसे होगी? अब इस बात को समझना बेटा। हकीकत में सच बोलो तो जब व्यक्ति मजबूर होता है तो क्रिएटिव हो जाता है। जैसे आपने देखा कि अधिकतर इन्वेंशन कंट्रीज कब करती हैं? तब करती हैं जब उन पर कोई ना कोई दूसरी कंट्री युद्ध कर देती है। तो कोर्जन जो है स्ट्रेंथ को दिखाने का सबसे बड़ा समय होता है, इसीलिए कोर्जन को स्ट्रेंथ कहा जाता है। कि स्ट्रेंथ ऐसी जिसमें कि व्यक्ति की स्ट्रेंथ भी निकलती है, फोर्स बाहर से आती है और ताकत अंदर से आती है। जैसे अभी अगर देखें तो दो कंट्रीज के बीच में हमला हुआ तो सबने देखा कि अगर एक तरफ से रॉकेट आए तो दूसरी कंट्री ने क्या किया, जो है हवा में ही उन रॉकेट को खत्म कर दिया। तो जब मजबूरी आई तो स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिला, इसलिए वहां पे स्ट्रेंथ लिखा हुआ बेटा। वीकनेस और फीबलनेस का मतलब कमजोरी होता है। फीबल वर्ड आप बार बार कर चुके हो, और ये एज ए नाउन फंक्शन करता है। हम स्टेटमेंट लेते हैं। तो हम यहीं पे सब्जेक्ट की तरह इसको यूज कर लेते हैं। बोले कोर्जन ब्रिंग्स फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है? आगे लाना, बाहर से कोई चीज निकाल लेना, दैट्स कॉल्ड ब्रिंग फोर्थ। यानी कि बाहर से कोई चीज निकल के आती है, यानी कि वो ले आती है। ब्रिंग का मतलब लाना होता है ना, तो हमारे अंदर से निकाल लेती है। जो मजबूरी है, ब्रिंग्स फोर्थ क्रिएटिविटी which was hidden
विच वॉज हिडन ड्यूरिंग द कंफर्टेबल टाइम, ड्यूरिंग द कंफर्टेबल टाइम। वाक्य के मतलब को निकाल के देखिए, बहुत अच्छा मतलब निकलेगा इसका कि जो मजबूरी है ब्रिंग्स फोर्थ क्रिएटिविटी विच वॉज हिडन ड्यूरिंग द कंफर्टेबल टाइम। जब टाइम कंफर्टेबल था उस समय वो क्रिएटिविटी नहीं निकल के आई, पर जब मजबूरी आई तो वो ब्रिंग्स फोर्थ का मतलब निकालना कोई चीज़, बाहर लाना कोई चीज़, दैट्स कॉल्ड ब्रिंग फोर्थ। तो कोर्जन जो है वो ब्रिंग्स फोर्थ क्रिएटिविटी विच वॉज हिडन ड्यूरिंग द कंफर्टेबल टाइम। जब समय कंफर्टेबल था तब वो चीज़ निकल के नहीं आई, पर जब दिक्कत आई तो वो चीज़ें सामने आ गई निकल कर। नेक्स्ट कोर्जन से आगे चलते हैं। अगला वर्ड है कल्मिनेट। बोलो। बहुत सारे इसको कुल्मिनेट कहते हैं, इट इज़ नॉट कुल्मिनेट, इट इज़ कल्मिनेट। तो कल्मिनेट का मतलब आप जानते हैं, बेसिकली शिखर पर कोई चीज़, चरम बिंदु पर पहुंचना, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जिंदगी के दो आयाम हो सकते हैं। लाइफ कैन कल्मिनेट इनटू डेथ एंड लाइफ कैन कल्मिनेट इनटू एवरलास्टिंग लाइफ। जिंदगी के दो एंड हो सकते हैं। कल्मिनेट का मतलब चरम पर पहुंचना। जैसे आप ये जो वकैब का कोर्स कर रहे हैं, मैंने कहा भाई ये जो कोर्स है ये इट विल कल्मिनेट इनटू परफेक्शन। क्या बोला? आपको उतनी परफेक्शन मिल जाएगी कि न्यूज़पेपर में आने वाले सारे शब्द, क्लोज टेस्ट में आने वाले, सेंटेंस अरेंजमेंट में आने वाले, या कभी भी ऑल ओवर वर्ल्ड किसी से अगर इंग्लिश में आप बात करोगे या लिखोगे पढ़ोगे तो कोई ऐसा मुश्किल शब्द लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप मुश्किल दौर को तो पहले ही पार करके आए हो, राइट। और जब आपने बहुत तेज़ ऑलरेडी बारिश देख चुके हो तो अब तो इंद्रधनुषी देखना बाकी है, यानी कि गुड टाइम्स ऑफ योर लाइफ, राइट। चीज़ों के वो अच्छे समय की शुरुआत हो जाती है। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कल्मिनेट एंड कंक्लूड, यानी कि ये कल्मिनेट होता है। बेसिकली यहाँ से आपने इनिशिएट किया, भाई मान लीजिए पहाड़ी है, समझना इस बात को, ये पहाड़ी है, आपने चढ़ना स्टार्ट किया। जो चढ़ना स्टार्ट किया तो वो क्या किया आपने? स्टार्ट, बिगिन और इनिशिएट किया। और जब आप बिल्कुल चोटी पर पहुंच गए, जहाँ पर आपको बर्फ दिखाई दी, पहाड़ दिखाई दिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कल्मिनेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे? इसको कल्मिनेशन पॉइंट कहा जाएगा, कल्मिनेशन पॉइंट कहा जाएगा, जहाँ पर आप चढ़ गए। अब ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे भाई आपको पेड़ भी नहीं दिख रहे, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है, तो वो उस पहाड़ी का कौन सा पॉइंट आ गया? कल्मिनेशन पॉइंट। तो कल्मिनेशन पॉइंट आ गया भाई साहब, बर्फ ही बर्फ है। कल्मिनेशन पॉइंट पे तो मतलब पेड़ भी नहीं होते, वहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, वनस्पति नहीं होती, ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जाता है। तो कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ द हिल। तो कल्मिनेट माने चरम पर पहुंचना। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेट्स टेक अ स्टेटमेंट नंबर 3। लाइफ can culminate itself, life can culminate अपने आप को चरम बिंदु पर पहुंचा सकती है। लाइफ मतलब आपके अंदर की धड़कने वाली एनर्जी, जो अभी विचार बन के आपके दिमाग में कौंध रही है, जो आपसे काम करा रही है इस वक्त, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लाइफ मीन्स एनर्जी। लाइफ कैन कल्मिनेट इटसेल्फ इनटू डेथ। जिंदगी अपनी प्रकाष्ठा मौत भी बना सकती है, और मतलब ये भी हो सकता है, इधर और वाली चांस, मतलब चांस ये भी हो सकते हैं कि लाइफ कैन कल्मिनेट इटसेल्फ इनटू एवरलास्टिंग लाइफ। जिंदगी ऐसी भी हो सकती है जो कभी ना, जिसको मौत ही नहीं आती, जो हमेशा याद रखी जाएगी, राइट। जैसे सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, डॉक्टर कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट, स्वामी विवेकानंदा, ये सब लोग कैसे हैं? ये वो लोग आए जो दुनिया में आए, शरीर में आए, और फिर कभी उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। वो ज़िंदगी आज भी लाखों करोड़ों अरबों ज़िंदगियों को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देने के लिए आज भी बहुत ज़्यादा जो है प्रेरित रहती है, वो प्रेरणाएं बनती हैं, राइट। और लोग आज भी उनको जीवित रखे हुए हैं अपने मन में। तो ज़िंदगी कल्मिनेट कर सकती है, चरम बिंदु पर पहुंच सकती है। मौत की तरह भी हम मर भी सकते हैं और एवरलास्टिंग लाइफ भी बन सकते हैं। दोनों में चॉइस आपकी और हार्ड वर्क आपका। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। और अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है क्या? डोमेस्टिकेट का मतलब पालतू बनाना, राइट। टेम करना। टेम माने क्या है? आप समझ रहे हैं ना? जैसे किसी को दब्बू बनाना, कहते भाई साहब यू कांट टेम मी। इसका मतलब क्या है? आप मुझे दब्बू नहीं बना। टेम का मतलब है किसी पर काबू पा लेना। भाई टेम का मतलब है, जैसे मैंने कहा टेम योर एंगर। क्या बोला? टेम योर एंगर। इसका मतलब क्या है? कि एंगर पर काबू पा लो, गुस्से पर काबू पा लेना, टेम योर एंगर। लालच होती है, टेम योर ग्रीड। क्योंकि अगर किसी समझदार व्यक्ति से बात करोगे जो शब्दों को थोड़ा सा गहराई से समझता है, तो वो आपकी लालच को तुरंत पकड़ लेगा,
राइट। तो आप सोचते हो सामने वाला बेवकूफ़, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, वो उतना ही समझदार है जितना कि मैं, जितना कि आप। तो अल्टीमेटली कहते हैं टेम योर एंगर, टेम योर ग्रीड, अपने ग्रीड पर काबू पाओ, टेम योर लेजीनेस। इसका मतलब क्या, इन एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल किया करो बेटा जो बताया जाए। डोमेस्टिकेट का मतलब कहते गुस्से को पालना सीख काशी, डोमेस्टिकेट योर एंगर। वो बात है ना, कहा जाए उसमें, पता नहीं कौन सी मूवी है वो, आप बताइएगा कमेंट में, और मुझे पता है 2 मिनट में शुरू भी हो जाएंगे। गुस्से को पालना सीख काशी, राइट। तो गुस्से को पालना सीख काशी, गलती से भी ऐसा मत करना ट्यूमर बन जाएगा कहीं। गुस्सा पालना नहीं होता, उसको समझना होता है और लेट इट गो। गुस्से को पालोगे तो कहीं ना कहीं कैंसर का ट्यूमर बनेगा। गुस्से को पालना सीख काशी। वैसे फिट रहो शरीर से, राइट। गुस्से को पालने की जरूरत क्या है, कभी भी गुस्सा पालो मत, राइट। पालना है तो कुत्ता पाल लो, पालना है तो बिल्ली पालो, गुस्से गुस्सा नहीं पाला करते मन में। उससे आपकी क्रिएटिविटी जो है डस्टबिन बन जाती है बेटा, बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे। सो नेवर डोमेस्टिकेट एनी नेगेटिव थिंग। तो डोमेस्टिकेट का मतलब पालतू बनाना। अच्छा, डू अवे विद, गेट रिड ऑफ, इसका मतलब क्या है, छुटकारा पा लेना। गेट रिड और गेट फ्री, राइट। लोग किस चीज़ को पालतू बनाते हैं, जो उनकी काम की हो। यस, जैसे गाय को पालतू बना लिया, जंगली तो थी ये, जंगल में घूमती थी बेचारी, राइट। और कुत्ते को पालतू बना लिया, घोड़े को पालतू बना लिया, ऊँट को पालतू बना लिया, जो उसकी बकरी है, ये सब पालतू बना ली गई। ये डोमेस्टिकेट करना है। डोमेस्टिकेट आप समझते हो ना, जैसे डोमेस्टिक क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। जो जंगली था उसे क्या बना लिया, देखो ना, डोमेस्टिक से बना है डोमेस्टिकेट। तो डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है ना। तो अपने घर में रख लिया उन चीज़ों को जो जंगली बन के घुमा करती थी। उन्हें पता कि ये हिंसक तो है नहीं, और जो चीज़ मीठी होगी उसका शोषण कर लिया गया। जो बेचारी सीधी हैं, जो हिंसक नहीं है, राइट। जो पता है कि भाई ठीक है, अगर इसके पंजे दांत भी है तो ये अटैक नहीं करता, अटैक बहुत कम करता है, तो कुत्ता भी काम चला देगा, राइट। भाई गाय भी, भैंस भी, ये ज़्यादा अटैक नहीं करती। अगर कोई भैंस ऐसी है कि अटैक ही अटैक करती है, किसी की मानती नहीं, तो आप रख के दिखा दो भाई साहब, मारनी पड़ जाएगी, कटवानी पड़ जाएगी, पर यू कांट मिल्क दैट बफलो और काउ। तो अल्टीमेटली जैसे मान लो घर में सबकी कुल्ली ही तोड़ दी उसने, मार के टक्कर, तो अब क्या कर लोगे। तो ये सीधी जो चीज़ें हैं, तो संसार में बेटा जो सीधा है उसको पालतू बना लिया जाता है। आप अपनी फुल क्रिएटिविटी से काम नहीं कर पाओगे। पूरा दिल लगा के काम करना। थोड़ा सा आपके अंदर जंगली जीवित रहना चाहिए, थोड़ा सा। वैसे जंगली का मतलब इन द सेंस ये नहीं कि आप जंगली हो के गलत सेंस में लेने लगो चीज़ों को। इट हैज़ टू बी, इसका मतलब ये है कि अपना स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ काम करना चाहिए। डोमेस्टिकेट का मतलब पालतू बनाना, टेम, कंट्रोल, कल्टीवेट। और डू अवे विद का मतलब क्या होता है, ये बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है, लोग इस्तेमाल नहीं करते बेटा, राइट। पर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू डू अवे विद सेंटेंस लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम बोर्ड पे ही लिखेंगे इसको, चलो बोर्ड पे लिखते हैं। लेट्स मूव टू बोर्ड। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। नंबर 4, यू नीड टू डू अवे विद, डू अवे योर नेगेटिव थॉट्स। अपने नकारात्मक विचारों से आपको छुटकारा पाना होगा, क्योंकि उस केस में आप अपने दुश्मन खुद बन जाते हो। नंबर 5, डोमेस्टिकेट जैसा वर्ड था टेम, बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन था, उसमें एक ही चीज़ लिख देते हैं, टेम योर एंगर। टेम का भी मतलब पालतू बनाना होता है, तो आपको याद रहेगा, ये लिखेगा ज़रूर, टेम योर एंगर, टेम योर लेजीनेस। उसको, उस पर काबू पाओ, उसको पालतू बना लो, राइट। टेम, टेम, टेम योर एंगर, टेम योर लेजीनेस, पालतू बनाना, दैट्स कॉल्ड टेम। नेक्स्ट, वेल, डोमेस्टिकेट का मतलब पालतू बनाना, दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डन। इमिशरी, दूत, गुप्तचर, राइट। जैसे हम कह सकते हैं स्टेटमेंट, इमिशरी का मतलब यही है, रामदूत हनुमान की जय। कहते हैं ना वो आईएएस वगैरह जो है वो एम्बेसडर बन के जाते हैं। तो एम्बेसडर क्या है, वो राजदूत होता है ना। राजदूत का मतलब जो हमारा राजतंत्र चल रहा है उसका वो दूत है वहाँ पर, वो उसका ध्यान रखेगा कि भाई कोई हमारे देश के खिलाफ कोई बात तो नहीं हो रही। एनवॉय का भी मतलब भाई अपने एनवॉय भेजते हैं लोग, राइट। रिप्रेजेंटेटिव का भी मतलब वही है ना। सो जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि हनुमान, चलो बोर्ड पर चलते हैं, बोर्ड पे ही चलते हैं, बोर्ड पे ही लिखते हैं। नंबर 6, हनुमान was Hanuman was the initiatory उच्चारण भी लिख देता हूँ, इमिशियरी का मतलब दूत, एम्बेसडर, है ना। हनुमान was the initiatory of Lord Rama, लॉर्ड रामा। तो आपको याद हो जाएगा इमिशरी,
राइट। सो आप ये भी कह सकते हो, एक और चीज़ आप लिख सकते हो कि NIS N is sent abroad, sent abroad as an क्या, एज एन इमिशरी। अगर इनके साथ आर्टिकल आ रहा है तो इसका मतलब ये पक्के तौर पर क्या होंगे, नाउन होंगे ना। एज एन इमिशरी मतलब IAS को भेजा जाता है इमिशरी की तरह, विदेश भेजा जाता है कि भाई तुम भारत के राजदूत बनोगे। एंड IAS इज सेंट अब्रॉड एज एन IAS, उसे IAS की तरह भेजा जाता है, मतलब IAS जो है वो इमिशरी बन जाते हैं, वो राजदूत बन जाते हैं, एम्बेसडर बन जाते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, शैल वी। तो इमिशरी वी हैव डन। नाउ एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिसिट भी आप कह सकते हो, मर्जी आपकी, दोनों उच्चारण है, ब्रिटिश और अमेरिकन का फ़र्क है, राइट। एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों ही उच्चारण हैं। सो 20th पे हम हैं, सुस्पष्ट, अनएम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, धुंधला। एम्बी का मतलब दो, एम्बी का मतलब क्या होता है, दो, डबल मीनिंग देने वाला। भाई सिंगल मीनिंग दे तो ठीक है, डबल मीनिंग दे तो एम्बिग्यूअस, धुंधला हो गया। अनएम्बिग्यूअस का मतलब क्या हो गया, अन आने से मतलब जो धुंधला ना हो, इसका मतलब क्या हो गया, ओपन, क्लियर। एनएम्बिग्यूअस, ये वर्ड एम्बिग्यूअस याद रखना कि उसकी बातें एम्बिग्यूअस हैं, इसका मतलब क्या है, नॉट क्लियर। और अगर अनएम्बिग्यूअस है तो क्लियर। प्रिसाइज है, प्रिसाइज का मतलब बिल्कुल सही, एग्जैक्ट। प्रिसाइज बड़ा प्यारा शब्द है, राइट। और इम्प्लिसिट का मतलब, ये एग्जैक्ट एंटोनिम है उसका, इसका मतलब नॉट क्लियर। नॉट क्लियर, अगर मैं कहूँ यार वो इम्प्लिसिट रीजन से वो गुस्सा हो गया, ही गॉट एंग्री फॉर द इम्प्लिसिट रीजन्स, क्या बोला, ही गॉट एंग्री फॉर द इम्प्लिसिट रीजन्स, मतलब मुझे नहीं पता कि वो क्यों हुआ। पर अगर मैं कहूँ ही गॉट एंग्री फॉर द एक्सप्लिसिट रीजन्स, तो एक्सप्लिसिट रीजन्स आते हैं, उसका मतलब क्या है कि आपको रीजन पता है, नहीं पता है, बिल्कुल पता है। अनक्लियर और हिडन मतलब समथिंग विच इज नॉट क्लियर। अगर मैं एक स्टेटमेंट कहूँ कि फियर वॉज एक्सप्लिसिट ऑन हर फेस, अगर मैं कहता हूँ कि फियर वॉज, अब आप देखो उसकी फोटो कैसी दिखाई देगी आपको, खुद से सोचो। फियर वॉज एक्सप्लिसिट ऑन हर फेस, फियर वॉज एक्सप्लिसिट ऑन हर फेस। अब बताइए इसका मतलब आपको कैसा चेहरा दिखाई देगा, बिल्कुल डरा हुआ, बहुत ज़्यादा भयाक्रांत, राइट। एक ऐसी स्माइली जो कि ऐसे हो, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मतलब समथिंग लाइक दैट। वो आप बनाते ना वो इमोजीज, स्माइली तो नहीं, इमोजीज जो बनाते हैं उसमें फियर वाली भी तो होती है। तो फियर वॉज एक्सप्लिसिट ऑन हर फेस, छोटा सा वाक्य लिखेंगे और उसमें भरने की कोशिश करेंगे। तो एक्सप्लिसिट का मतलब समथिंग विच इज़ क्लियर, जो साफ दिखाई देता है, दैट्स कॉल्ड एक्सप्लिसिट। अगला वर्ड है मेरे नाम की स्पेलिंग आ गई, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, दिस इज द मीनिंग ऑफ माई नेम। अजय नाम है मेरा, आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, वैसे मैं यूजुअली बताता नहीं कि मेरा नाम अजय, ऐसे नहीं कहता मैं, क्योंकि ठीक है नाम दुनिया ने दिया, बट फिर भी उसका मीनिंग ये निकलता है, प्रेग्नेबल जिसे जीता जा सके और इम्प्रेग्नेबल जिसे जीता ना जा सके। क्या इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति मुझे नहीं हरा सकता, क्या इसका मतलब मैं ये लेता हूँ, बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि अजय का मतलब ये होता है कि कोई शारीरिक रूप पर या किसी भी तरीके से, बस इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर की नेगेटिविटी मुझे ना हरा पाएँ, मेरे अंदर की नेगेटिविटी से जब जब मेरा संघर्ष हो तब मैं उनसे जीतूँ, ना कि मैं उनके सामने घुटने टेक दूँ। बाहर तो ऐसा एक नहीं, शेर को सवा शेर मिलता है, बाहर की तो बात ही नहीं है, ना बाहर के बारे में मेरा कोई कनेक्शन है, क्योंकि लाइफ इज़ फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मेरे हिसाब से कि अंदर जो सीट ऑफ एक्सपीरियंस है वहाँ से हम सारी चीज़ें अनुभव करते हैं, उस अनुभव में हम कहीं ना हारें, राइट। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा इम्प्रेग्नेबल मतलब अजय, और सुरक्षित का मतलब ये है जो व्यक्ति अपने आप को अपनी नेगेटिविटी से जीता हुआ मानेगा तो वो कैसा महसूस करेगा, असुरक्षित या सुरक्षित, वो पक्के तौर पर सुरक्षित ही महसूस करेगा, यानी कि वो सिक्योर महसूस करेगा, राइट। और ऐसा व्यक्ति जो अपनी नेगेटिविटीज, इम्प्रेग्नेबल का मतलब ये जिसे जीता ना जा सके, जैसे कैलाश माउंटेन, भाई कैलाश पर्वत, आप देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ा पीक है उस पर सभी चढ़ गए हों, बट जो कैलाश पर्वत है उस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। इसका मतलब कैलाश पर्वत आज भी क्या है, इम्प्रेग्नेबल, जबकि तमाम टेक्नोलॉजी हैं, तमाम टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल हैं, खुद वो कोई व्यक्ति वहाँ पे कहते पैर नहीं रख पाया। सो इफ सच इज द केस तो हम कहेंगे द कैलाश माउंटेन इज इम्प्रेग्नेबल। आज तक इज नहीं लिखेंगे, हैज़ बीन इम्प्रेग्नेबल, वो रहा ही है। तो इम्प्रेग्नेबल मतलब जिसे जीता ना जा सके। इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब अब जिसे जीता नहीं जा सके तो उसे बर्बाद भी नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रक्टेबल का मतलब क्या होता है, देखो स्पेलिंग जरूर देखा करो ध्यान से, जब पढ़ते हो तो उसे देखा करो, तोड़ा करो, जैसे DES या फिर ऐसे DE तोड़ लिया, फिर स्ट्रक तोड़ लिया और टिबल जोड़ दिया उसमें, डिस्ट्रक्टेबल। स्पेलिंग याद करने का यही तरीका है। प्रेग्नेबल अगर याद ना हो तो इसमें क्या करेंगे, प्री जोड़ दिया,
या प्रेग जोड़ दो, PREG, प्रेग और नेबल जोड़ दो। देखो एबल उसमें आ ही रहा है, यस और नो। तो ऐसे ऐसे स्पेलिंग तोड़ने से ही याद होगी बेटा। जैसे इनविंसिबल की स्पेलिंग अगर याद नहीं होती तो इन जोड़ लिया, उसमें विंसी जोड़ दिया, विंसी, और BLE जोड़ दिया, राइट, विंसी, तो VINC इनविंसिबल हो गया, राइट। वल्नरेबल की स्पेलिंग याद नहीं होती तो VUL करके NERABLE जोड़ दिया, ऐसे तोड़ के लो, राइट। आप सोचते हैं एकदम से पूरा वर्ड याद हो जाएगा, कभी नहीं होगा। टुकड़ों में ही रोटी खाई जाती है। अगर कोई चीज़ एकदम नहीं समझ में आ रही उसको तोड़ लो, टुकड़ों में तोड़ लो और टुकड़े खा लो, हजम हो जाएगा। इम्प्रेग्नेबल हम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट्स टेक अ स्टेटमेंट। नंबर 8 लिखेंगे, द कैलाश माउंटेन, द कैलाश माउंटेन हैज़ बीन इम्प्रेग्नेबल, मतलब उस पर कोई चढ़ नहीं पाया है, तो इसका मतलब इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, इम्प्रेग्नेबल। द कैलाश माउंटेन हैज़ बीन इम्प्रेग्नेबल, मतलब ऐसी जोग्राफिकल कंडीशंस वहाँ पर बनती हैं, ऐसी नेचुरल कंडीशंस वहाँ पे बनती हैं, राइट, कि पीपल आर नॉट एबल टू फुट द वेरी एपजी, द वेरी पैरामाउंट ऑफ द माउंटेन। सो द कैलाश माउंटेन हैज़ बीन इम्प्रेग्नेबल, तो क्या समझ में आता है, इसका मतलब नोबडी हैज़ बीन एबल टू कॉन्कर इट, यस। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं हम। इम्प्रेग्नेबल से अगला शब्द आता है इंडोलेंट, निष्क्रिय, आलसी। आप जानते हो कि महा क्रिएटिव जो लोग थे वो आजकल महा इंडोलेंट बन के बेचारे परेशान हैं। उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, बट फिर भी महा कर्मठ व्यक्ति बेचारे महा इंडोलेंट बनने पर मजबूर हैं। इंडोलेंट का मतलब सुस्त, लेजी, स्लोथफुल, लथार्जिक, राइट, यानी कि उनकी इच्छा होती है कि वो 16 घंटे काम करें और उनको दिन में बेचारों को 2 ही घंटे काम मिलता है करने को, और बाकी 14 घंटे वो बस ऐसे ही किसी न किसी तरीके से दे किल देयर टाइम समहाउ, राइट। सो अल्टीमेटली इंडोलेंट का मतलब निष्क्रिय, आलसी, लेजी, स्लोथफुल, लथार्जिक का मतलब सुस्त, एनर्जेटिक, एक्टिव, और ब्रिस्क का मतलब फुर्तीला। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, फुर्तीला। जैसे हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक, इसका मतलब कैसी वॉक होगी, बड़ी फुर्तीली वॉक। इंटरव्यू में कैसी चाल होनी चाहिए, इंडोलेंट वॉक या फिर ब्रिस्क वॉक। चाल फुर्तीली होनी चाहिए, पैर उठा के रखना है। अगर आप ऐसे पैर घसीट घसीट के चल रहे हो, कहते तो हम क्या कहेंगे कि यू आर वॉकिंग इन एन इंडोलेंट मैनर। आप एक कैसे तरीके से चल रहे हो, आप इंडोलेंट तरीके से चल रहे हो, जो कि गलत है। लेजी, स्लोथफुल, स्लोथ का मतलब क्या होता है, जो एनिमल नहीं जुगाली उगाली लेते हैं, जो एनिमल जुगाली लेते हैं, जमाई लेते हैं उसको, जैसे पशु क्या करते हैं, थोड़ी देर चरेंगे फिर बैठ के धूप में क्या करेंगे, स्लोद करते हैं, सुस्त पड़े रहते हैं। हिपोज को देखा है, हिपोज धूप में क्या करते हैं, स्लोद करते हैं। तो स्लोथफुल का मतलब सुस्ती से भरा हुआ, लेथार्जिक का भी मतलब सुस्ती से भरा हुआ, राइट। ये वर्ड तो बहुत बार आ चुका। लेजी बहुत बार तो खैर आप जानते ही हो। एनर्जेटिक है, एक्टिव है। ब्रिस्क, ब्रिस्क आपके लिए अगर नया है तो उसे अलग से जरूर लिखिएगा। कौन से वर्ड्स नए हो सकते हैं आपके लिए, इंडोलेंट नया हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। स्लोथफुल नया हो सकता है, लथार्जिक नया हो सकता है, और ब्रिस्क नया हो सकता है। मैं बाकी और वर्ड नहीं मानता कि आपके लिए नए हैं, और जो नए हैं बस वही कमाई है, दैट्स कॉल्ड इंडोलेंट। सो हम स्टेटमेंट लेते हैं नंबर 9। The indolent people, the indolent people remain impoverished. क्या होता है impoverished? कर चुके हम, पुअर, गरीब। इसीलिए मैं कहता हूँ शब्दों को सीखना बहुत ज़रूरी है बेटा। शब्द सीख जाओगे तो फिर ज्योग्राफी भी समझ में आएगी, पॉलिटी भी समझ में आएगी, आपको ज्योग्राफी भी समझ में आएगी। अगर शब्दों पर पकड़ है तो आपको सब समझ में आएगा, पर शब्द ही नहीं समझ में आए तो भाषा भूल जाओ। और कोई भी अगर चीज़ आपके दिमाग में जाएगी, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जाएगी तो भाषा से ही। अगर भाषा कमज़ोर है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बेटा। सो खैर आज के लिए हम इतना ही करेंगे। वी हैव टेकन 9 सेंटेंसेस, मोर देन इनफ वी हैव डन। सो लेट्स रिवाइज देम। अब देखते हैं कितनी चीज़ें याद रहेंगी आपको। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वी नीड समबडी टू आर्बिट्रेट फॉर सॉल्विंग द क्वेरल। आपका नंबर, चलिए। सेकंड हम आ जाएगा। कोर्जन ब्रिंग्स फोर्थ क्रिएटिविटी विच वॉज हिडन ड्यूरिंग कंफर्टेबल टाइम। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, लाइफ कैन कल्मिनेट इट सेल्फ इन टू डेथ और लाइफ कैन कल्मिनेट इट सेल्फ इन टू एवरलास्टिंग लाइफ। मर्जी। शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, यू नीड टू domesticate, you need to tame your negative thoughts, you need to domesticate your negative thoughts. यही है, yes,
है ना, डोमेस्टिकेट, डू अवे विद, अच्छा हाँ ये डू अवे विद वाला था बेटा, मुझे भी लग रहा था अंदर से, क्योंकि डोमेस्टिकेट को तो हमने टेम करके लिखा था ना। ठीक है, हाँ डू अवे विद, डोमेस्टिकेट भी कह सकते हैं वैसे। डू अवे विद का मतलब है छुटकारा पा लेना, गेट रिड ऑफ। तो यू नीड टू डू अवे विद, और डू अवे के बाद हमेशा प्रेपोजिशन कौन सी आती है, विद। ये एग्जाम में कम से कम 8-10 बार आ चुकी है कि डू अवे के बाद प्रेपोजिशन पूछते हैं, विद आएगा, फोर आएगा, बाय आएगा, तो हमेशा आंसर क्या होगा, विद। यू नीड टू डू अवे विद योर नेगेटिव थॉट्स, टेम योर एंगर और लेजीनेस, खैर ये तो आप जानते ही हो। नेक्स्ट, हनुमान वॉज इमिशियरी ऑफ लॉर्ड रामा, आपका नंबर, द इमिशियरी ऑफ लॉर्ड रामा। एन IAS इज सेंट अब्रॉड एज एन इमिशियरी, आपका नंबर, इमिशियरी। अटक नहीं लगनी चाहिए, कोशिश करो कि फ्लो के साथ उसको बोलने की, राइट। और अगर लग रही है तो उसे 5-6 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। फियर वॉज एक्सप्लिसिट ऑन हर फेस, हाँ जी, शाबाश, बहुत अच्छे। द कैलाश माउंटेन हैज बीन इम्प्रेग्नेबल, नेक्स्ट, द इंडोलेंट पीपल रिमेन इम्पोवरिश्ड, बिल्कुल सही। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कल आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। मैं लगातार आपको सेंड करता रहूँगा क्लासेस, लगातार आपके साथ लाइव जुड़ा रहूँगा जैसे कि अभी जुड़ा हुआ हूँ। सो कीप वर्किंग हार्ड, स्टे फोकस्ड, स्टे क्रिएटिव, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मिलेंगे आपसे कल, थैंक यू।